आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिएगा थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ईवीएस करेंगे कोई बात नहीं, मंडे करेंगे, या मंडे हो सकता है हम पूरा पेपर ही कर लें जो आपका, बट कल भी मैं पूरे टाइम ऑक्यूपाइड हूँ। कल मंडे ईवीएस कर लेंगे और उसके नेक्स्ट डे पूरा एक कंप्लीट 4 घंटे का सेशन लगा लेंगे, ठीक है ना, अनाउंस कर दिया जाएगा। और अगर आप बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद, नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल, चलिए समझते हैं चीजों को। सेवरल टेलीविजन कमर्शियल्स depict men and women in stereotypical roles. How should a teacher discuss this issue in her classroom? यानी बहुत से टेलीविजन पे जो आपके कमर्शियल्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उसमें पुरुष महिलाओं को उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाया जाता है। यानी महिलाएं हैं वो किचन में खाना बना रही हैं और पिताजी हैं वो गाड़ी से ऑफिस से आ रहे हैं। तो ये क्या है, स्टीरियोटिपिकल भूमिका है। ऐसी भूमिकाओं में कई कमर्शियल्स में, कई विज्ञापनों में दिखाया जाता है महिलाओं और पुरुषों को। बात तो ठीक है। हाउ शुड अ टीचर डिस्कस दिस इशू इन हर क्लास? आप एज अ टीचर जो कि जेंडर पैरिटी में यानी लिंग समता में विश्वास रखते हैं, वो इसको कैसे टैकल करेंगे? शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स मेड इन टेलीविजन कमर्शियल्स एट फेस वैल्यू। वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप में स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा ऐसे ही तो होता है, महिलाएं तो खाना ही बनाती हैं घर पे, है ना, या तो वो तो कपड़े ही धोएंगी अगर किसी एक वॉशिंग पाउडर का ऐड है तो, है ना, वो तो ऐसे ही तो करते हैं, यही तो हमारे समाज में ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना चाहिए सबको। तो परिवर्तन जीवन में कभी नहीं आएगा, फिर कोई भी परिवर्तन होने का ही नहीं। बी ऑप्शन है, शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजन्ड डिसीजन। यानी वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक विज्ञापनों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। ये बात सही है कि बच्चा क्रिटिकली हर एक एस्पेक्ट को सोचे कि क्यों भैया किस मेल्स के हाथों में क्या दिक्कत है, वो कपड़े नहीं धुल सकते जो एड में आपको फीमेल्स ही दिखानी थी। हालांकि कुछ एड्स ऐसे भी हैं, अभी अगर आप देखते हैं वॉशिंग पाउडर के एड में महिलाओं के साथ साथ सलमान खान को भी खड़ा कर देंगे, वो बात अलग है, वो कपड़े नहीं धोते वहां पे, वो बस लेके आ जाते हैं बीच में, ठीक। तो ये बात सही लग रही है हमें कि क्रिटिकली सोच पाए बच्चे कि ये काम क्या सिर्फ महिलाओं का ही है ना। सी ऑप्शन है, she should encourage students to reach conclusion on the basis of given facts in the commercial। कमर्शियल में कौन से फैक्ट्स हैं? अगर वो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन है तो उसमें फैक्ट्स कहाँ हैं? फैक्ट्स तो देखने को भी नहीं है। फिर है डी ऑप्शन, she should encourage students to imitate the behavior of men and women shown in the commercials। यानी वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करे कि भाई ऐसे ही होता है हमारे समाज में और यही बिहेवियर तुमको इमिटेट करना है। अगर विज्ञापन में लड़कियों को खाना बनाते हुए दिखाया गया है और पुरुषों को ऑफिस में या टीवी के सामने बैठे हुए दिखाया गया है तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये सारी बकवास बातें हो गई। एक ही बात सही है यहाँ पे कि आपको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को टू एनालाइज इट, इसका विश्लेषण करें कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, है ना, और ऐसा होता क्यों है। इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजनेबल डिसीजन, कि बच्चा तार्किक, भाई हमें तर्क दिया है ना भगवान ने, एक बुद्धि दी है। जिनकी डेवलप नहीं होती वो मान लेते हैं चीजें, और जिनकी डेवलप हो जाती है थोड़ी वो क्वेश्चन कर लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में जो लोग होते हैं वो बेचारे लड़ते रहते हैं, उनके पास रीजनिंग भी कम होती है और मानते भी नहीं है वो, तो कोई बात नहीं, बट ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं ना, आलोचनात्मक चिंतन, कि आप लॉजिक से समझें किसी चीज को, जस्ट मान ना लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में, हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी पहले विचार आया और बाद में भाषा आई। समझ रहे हैं ना, थॉट और लैंग्वेज, यानी विचार पहले आया कि भाषा पहले आई। आप क्या सोचते हैं बताइए जरा कमेंट करके, कि हम तो सोचा ही नहीं आज से पहले इसके बारे में। थॉट पहले आया कि भाषा पहले आई, विचार या भाषा? और कौन है जो कहता है कि थॉट पहले आता है बाद में भाषा आती है? मतलब जब मुझे इस बॉटल के बारे में कोई बात करनी है तो इस बॉटल को देख के थॉट पहले मेरे दिमाग में आया होगा, भाषा का इस्तेमाल मैंने बाद में किया होगा। या फिर जब मुझे भाषा प्रयोग करनी भी नहीं आती होगी एज अ चाइल्ड, तब भी मेरे को देख करके इस पेन को कुछ तो विचार आया होगा दिमाग में, तो विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? पियाजे कहते हैं। जब हम बोलते भी हैं, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस दौरान भी मैं पहले कुछ सोच रही होंगी, ये चीज इतनी तेजी से हो रही है कि मैं पहले सोच रही हूँ और फिर बोल रही हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कि वो इतना ऑटोमेटेड है,
तो ये थॉट पहले आया और विचार बाद में, सॉरी भाषा बाद में, ऐसा पियाजे कहते हैं। इसका उल्टा वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं कहते हैं। कई लोग रट लेते हैं कि वाइगॉस्की ने कहा है कि भाषा पहले आई विचार बाद में, ऐसा कुछ नहीं कहा वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की ने कहा शुरुआत में भाषा और विचार इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका उल्टा नहीं कहा वाइगॉस्की ने। पियाजे ने कहा भाई थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज एंड नॉट ओनली प्रोसीड्स बट ऑल्सो डिटरमाइन्स इट, यानी भाषा का निर्धारण भी करता है थॉट, और इससे पहले तो आता ही है, ऐसा जीन पियाजे कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इस बार क्वेश्चन आए ही हैं, देखिएगा एक बार। Which of the following statement regarding proposals made by National Education Policy 2020 is not correct? कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क कह लीजिए, एक सजेशन वर्क कहेंगे, SW, ठीक, कहा था कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो आप देख लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1-1.5 घंटे का वीडियो है। थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, नहीं तो कोशिश कीजिए पढ़ाई के वीडियो जब आप देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के ना देखें, उनको तसल्ली से दिमाग में उतरने दें, है ना। आप मूवी देख लेते हैं 3 घंटे की, तो रोक रोक के देख लीजिए बेशक, लेकिन पढ़ाई का वीडियो भी प्रॉपर जाने दीजिए, दिमाग में बैठने दीजिए उसको। जल्दीबाजी में मत देखिए, जल्दीबाजी में आप देख तो लेंगे, वो दिमाग से कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, है ना। और कोशिश करिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते भी जाएं, ठीक। तो कौन सी एक बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। ये बात तो सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि विभिन्न प्रकार की विधियों का और योजनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन में, मतलब डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को असेस करें, ये बात तो सही है। दूसरा पॉइंट है, लेकिन हमें तो फॉल्स चाहिए ना, गलत चाहिए हमें, जो सही नहीं है। बी ऑप्शन है NEP 2020 proposes shift from formative to summative। देखो ऐसा कहीं एनईपी ने नहीं कहा कि आप योगात्मक मूल्यांकन की ओर ले जाओ रचनात्मक मूल्यांकन से, बल्कि समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ लेके जाना होता है। फॉर्मेटिव में एक्टिविटीज होती है, समेटिव में जजमेंट होता है, रैंकिंग होती है। जो ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो समेटिव में आते हैं। फॉर्मेटिव में जितने भी आपके अलग अलग तरह के टास्क है, असाइनमेंट है, एक्टिविटीज हैं, वो आती हैं। तो फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए कायदे में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रचनात्मक पे हमें जाना है, ना कि योगात्मक पे, ठीक। proposes that apart from assessment by the teacher other ways such as self assessment, peer assessment होना चाहिए, ये बात सही है। NEP 2020 प्रपोज करता है कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रोग्रेस होनी चाहिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, बच्चे का संज्ञान, शारीरिक और इमोशनल पक्ष शामिल हो, ये बात तो सही है। तीनों बातें सही हैं, एक ही बात गलत है कि ये शिफ्ट चाहती है NEP हमारी फॉर्मेटिव से समेटिव में, और क्योंकि ये सही नहीं है इसीलिए सही है, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो आंसर जो है वो बी हो गया, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एक बार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शुड टर्म्स टेक स्लो लर्नर्स, यानी ये जो टर्म्स है, किसी को स्लो लर्नर कह दिया, किसी को ब्रिलियंट कह दिया, किसी को एवरेज कह दिया, बी यूज टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यानी क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को कहो तुम स्लो लर्नर हो, है ना, मेधावी कहो कोई अच्छा करे तो, औसत कहो अगर कोई एवरेज बच्चा है तो। शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए, बताइएगा लानी चाहिए क्या इस तरह की शब्दावली? बच्चों को आप बुला रहे हैं इस नाम से, कह रही है वो तो एवरेज बच्चा है, ये तो मेधावी है, लेबलिंग कहते हैं इसको, है ना, इसको लेबलिंग कहते हैं, लेबल नहीं करना बच्चे को, है ना। कोई कह रहा है आपने कितने चैनल बनाए, नेहा तिवारी गुस्से में कह रही हैं, और नेहा मेरे सिर्फ 2 चैनल हैं, एक पे पढ़ाई होती है लेट्स लर्न जिसपे आप लोग कुछ लगभग 33 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा चैनल है हिमांशी सिंह जिसपे हम लोग शायद 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उस पर मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, कभी कभार ब्लॉग वगैरह आते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल कोई चैनल नहीं है, वो सारे फैन चैनल्स हैं या फिर अपनी मर्जी से लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने प्यार मोहब्बत में क्रिएट किए हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए किए हुए हैं, तो बट वो मेरे चैनल नहीं है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूँ। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मेरे से, और कई लोग इधर उधर पैसे वैसे भी दे देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम बात करें तो कौन सा आंसर सही होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, हम बच्चे को लेबल नहीं कर सकते, तो ये यस तो होगा ही नहीं। जहां भी यस लिखा है उसको तो हटा ही दो, क्योंकि बच्चे पे ठप्पा नहीं लगा सकते, लेबलिंग कहते हैं इसको। नो दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव। ये क्या है? नॉन इंक्लूसिव है, समावेशी नहीं है, हर बच्चे को साथ लेके चलना है, आपको ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। डी ऑप्शन है नो दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू ऐड मेनी मोर कैटेगरीज। ये तो और खतरनाक है भैया, और कैटेगरी लाओ, बच्चों को बांटते ही जाओ बस आप, है ना, लेबल करते जाओ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन